Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 11th of January 2021, Monday. Inspiration of the day is no matter what people think of you, always keep singing your own song. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. NPA classification time may extend. So currently, the government of India is in talk with RBI and other stakeholders to consider the possibility of easing the norms for all short of NPAs और bad loans. तो NPA को लेकर के कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को ईज आउट करने के बारे में गवर्नमेंट RBI से और अदर स्टेक होल्डर से और एक्सपर्ट से पॉन्डर कर रही है. क्या बेसिक नॉर्म्स को चेंज करने की बात हो रही है, उस पर अगर हम डिस्कशन करें उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि क्यों गवर्नमेंट ये चेंजेस ला रही है. So, according to the RBI, the NPA ratio of all commercial banks may increase from 8.5% in March 2020 to 12.5% in March 2021. तो अप्रॉक्सीमेटली 12.5 तक NPA बढ़ने वाला है. And we have number of time discussed that the basic reason behind this increase in NPA is this pandemic, because number of the startups, small scale business were not able to sail through this difficult economic situation and they collapsed. So जो उन्होंने बैंक से लोन लिया था वो लोन NPA में कन्वर्ट हो गया. और इसी वजह से जो कमर्शियल बैंक्स थे, नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, they were very skeptical towards lending more loan during this pandemic situation, during this uncertainty situation. तो और किसी भी इकोनॉमी के लिए उसका फाइनेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अगर उसकी बैंकिंग इंडस्ट्री सफोकेट हो रही है, उसकी बैंकिंग इंडस्ट्री रिसेशन कंडीशन में जा रही है या उसकी बैंकिंग इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, तो दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. एंड एज पर द RBI डेटा, as per the data provided by other independent organization, India's banking industry is suffering from number of financial and non-financial problems. और इसमें सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ द इंक्रीजिंग NPA रेशियो. अभी जो करेंटली मार्च 2020 तक इन बैंकिंग इंडस्ट्री जो कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, उनका NPA अप्रॉक्सीमेटली 8.5% था उनके टोटल कैपिटल का. बट आगे आने वाले मार्च में, जो आगे 2 महीने बाद, जब बहुत सारी डेडलाइंस जो गवर्नमेंट ने मोराटोरियम पीरियड दिया था स्मॉल स्केल कंपनीज को, मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को फॉर पेंडिंग देयर लोन्स, वो सब ओवर हो जाएगा. तो उसके बाद ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये 8.5% का जो रेशियो है दैट में इंक्रीज अप टू 11.5%. एंड एज पर द बेसल नॉर्म्स इट इज़ नॉट अ वेरी मोटिवेटिंग और अप्रिशिएटिंग नंबर. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बैंक्स के NPA बढ़ रहे हैं. तो नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग बिफोर कैपिटलाइजेशन तो गवर्नमेंट सोच ही रही है. उसके लिए हो सकता है कि हमें आगे आने वाले जो बजट है उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बैंक्स देखने को मिले. Apart from all those initiatives, government is also planning to change certain norms related to non-performing asset. अभी currently जो एक important रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग वो सारे लोन जिनमें 90 दिनों तक 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल का पेमेंट ड्यू होता है, ऑल दीज लोन्स आर कैटेगराइज्ड एज बैड लोन्स और NPA. तो 90 दिन की विंडो दी जाती है. 90 दिन अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको मंथ्स में हम काउंट करना चाहें तो 3 मंथ्स. तो 3 महीने तक अगर किसी पर्टिकुलर लोन की इंस्टॉलमेंट या उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं आता है या ड्यू रहता है, that loan can be categorized as stress loan as per the current NPA norms. And because of this increasing NPA, asset quality, capitalization adequacy ratio and lending capacities of banks are decreasing. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि
क्यों नहीं इस 90 दिन की विंडो को बढ़ा करके 120 डेज कर दिया जाए. एटलीस्ट 120 डेज should be provided to the borrower so that he or she can repay its loan, its installment or principal amounts इन दिस पैंडमिक सिचुएशन. बैंक गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस पैंडमिक सिचुएशन में रिसेशन की जो कंडीशंस आई हैं उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स हैं, बहुत ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल कंपनीज थी जो कि इससे पहले प्रॉफिट अर्न कर रही थी. दे वर एक्चुअली एट द स्टेज ऑफ ग्रोथ, बट जैसे ही पैंडमिक एंटर किया दे वर एक्चुअली स्टार्ट suffering from liquidity crunch situation, demand problem, and आफ्टर दैट देयर बिजनेस कोलैप्स. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि 90 दिन की विंडो को बढ़ाकर अगर हम 120 डे कर देंगे तो जो बोरोवर्स उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा. प्रॉब्ली हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोन जो कि 90 दिन की विंडो की वजह से एनपीए में क्लासीफाई हो गए हैं, कैटेगराइज हो गए हैं, वो ना हो. और जो बैंक्स का एनपीए जो इतना बड़ा रेशियो दिख रहा है 12.5% का, वो डिक्रीज होता हुआ दिखे. तो गवर्नमेंट इज ऑफ व्यू दैट द टाइम गिवन अंडर द एग्जिस्टिंग नॉर्म इज टू शॉर्ट फॉर द एसेट्स टू बी क्लासिफाइड एज बैड लोन्स. हालांकि ये जो डिमांड है, ये जो रिकमेंडेशन है, ये बहुत टाइम से बहुत सारे एक्सपर्ट दे रहे थे. देन कई सारे एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा कि जो बड़े बड़े लोन इंडिया में जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जो एनपीए में कन्वर्ट हुए हैं, द मेजर नोन वंस, अगर उनको थोड़ा टाइम दिया जाता तो प्रॉबेबली हो सकता है वो बैड लोन में कन्वर्ट ना होते, हो सकता है वो एनपीए में कन्वर्ट ना होते. तो कई सारे एक्सपर्ट का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है. फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इस चीज़ पर पॉन्डर कर रही है वेदर टू इंक्रीज दिस 90 डेज विंडो टू अप टू 120 डेज. और आरबीआई से इस बात पर नेगोशिएशन चल रहा है और आरबीआई इस चीज़ को देख रही है कि क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे. बेसिकली अगर 120 डेज कर दिया जाएगा तो बैंकिंग इंडस्ट्री में करेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस इंक्रीज विंडो का. कई सारे एक्सपर्ट का अपना टेक है. कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दैट विल वर्क एंड कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. आप चाहे 90 डेज से 120 डे कर दें, इतने शॉर्ट पीरियड में बिजनेस इज़ नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस. 30 दिन में क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा जब बिजनेस अपने इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट दे पाएंगे. तो कुछ का ये कहना है बैंक एनपीए विल कम डाउन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक का एनपीए कम दिखे, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी मेजर इम्पैक्ट ऑन एनपीए रेशियो. बोरोवर्स विल गेट टाइम टू रीपे अंटिल बिजनेस पिकअप. ऐसा कुछ एक्सपर्ट का कहना है. दूसरे साइड में एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई 30 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा सडनली जो बिजनेस पिकअप हो जाएगा. They can raise money from other sources not classified as NPA. तो कई सारे एक्सपर्ट का अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस चीज़ के अगेंस्ट है. उनका ये कहना है दिस मूव विल शेल्व द प्रॉब्लम नॉट सॉल्व इट. गवर्नमेंट नीड टू एक्चुअली रिजॉल्व दिस एनपीए इशू, not to defer it for future course of action. Will be difficult to assess banks real financial health. आपने अभी 90 से 120 कर दिया, दैट इज ओके. एनपीए थोड़ा सा डिक्रीज दिखेगा, बट एक्चुअल क्या वो 120 डेज जो है वो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को डिपिक्ट करेगा. मीन्स ऐसे बहुत सारे लोन्स जो कि 90 डे की अगर नॉर्म्स होंगे तो एनपीए की कैटेगरी में आ रहे हैं. 120 डे का जैसे ही नॉर्म आएगा हो सकता है वो एनपीए की कैटेगरी से हट जाए, बट एक्चुअली में वो है तो एनपीए ही. तो अगर हम किसी भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को उस पर्टिकुलर एनपीए के बेसिस पर जो 120 डेज के बेसिस पर आएगा उस पर कैलकुलेट करेंगे तो जो investors and they cannot get the real financial health of banks. So it will be very difficult to actually evaluate the assets quality, financial health of any bank after this classification will change. So bank rating for international transactions or international levels may also get a hit because of this increased window. कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर्टिकुलर हिट के लिए भी कॉशन किया है कि अगर आप 90 से 120 डे करेंगे तो 90 इज वन ऑफ द स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस. तो हो सकता है कि जो इंडियन बैंक्स हैं उनके इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जो रेपो है, उनकी जो पोजीशन है वो डिक्रीज हो जाए. तो अभी क्या इस पे डिसीजन होता है, दैट इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ साइड में दी हुई थी दैट आई ट्राई टू कवर इनटू पेज नंबर 1. बजट डॉक्यूमेंट्स नॉट टू बी प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया,
was first presented on November 26, 1947। तो ये डेट आप याद रखेंगे, कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है कि अगर बजट प्रिंट की जो न्यूज़ आ रही है तो हो सकता है पूछ ले कि कब से बजट इंडिया में प्रेजेंट होना शुरू हुआ, प्रिंट होना शुरू हुआ। तो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट था वो प्रेजेंट किया गया था नवंबर 26, 1947 में। द बजट डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी printed. No trucks loaded with budget papers, a familiar sight at Parliament on budget day, will be seen parked outside at the building. This time round, the printing of crucial document is yet another casualty of COVID-19 pandemic. तो हम ये कह सकते हैं कोविड-19 पैंडेमिक का एक अदर इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो इस बार का बजट है दैट विल नॉट बी प्रिंटेड, मीन्स ई बजटिंग से जितने ई डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे गवर्नमेंट काम चलाएगी। द प्रिंटिंग ऑफ क्रूशल डॉक्यूमेंट इज येट अनदर कॉजुअलिटी ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। एवरी ईयर द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री इन हाउस प्रिंटिंग प्रेस। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो अपनी इन हाउस प्रिंटिंग है उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे बजट के, बट दिस time because of COVID-19, maybe because of infection chances, the budget papers will not get printed. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on पेज नंबर 4, sustainability versus profitability, auto firms walking a tightrope. अब mid steep increase in input cost, auto firms will have to walk the tightrope and strike the right balance between the demand sustainability and the profitability. तो करेंटली जो भी इनपुट कॉस्ट आती है ऑटोमोबाइल फर्म्स की, दैट कॉस्ट हैज़ बीन इंक्रीज। सो नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू सर्वाइव एट दिस सिचुएशन की सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करे या प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करे। ऑल्दो इनपुट प्राइसेस का फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर इंक्रीज होना एक नॉर्मल फिनोमिना है, ईयरली फिनोमिना। ऐसा नहीं कि इस कोविड-19 के सिचुएशन में ही जनवरी में इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई है ऑटोमोबाइल फर्म्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी। ये हर साल होता है, हर साल जनवरी में या हम कह सकते हैं कैलेंडर ईयर के फर्स्ट वीक में जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट मीन्स जो रॉ मटेरियल पार्ट एंड पार्सल्स लगते हैं ऑटोमोबाइल को बनाने में, जस्ट लाइक स्टील हो गया, हमारा रबर हो गया, उनके जो प्राइजेस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो ऐसा कोई नया फिनोमिना नहीं है, बट व्हाट मेक द करंट ईयर डिफिकल्ट इज द क्वांटम ऑफ जंप दैट प्राइजेस ऑफ द की कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टील, रबर, रोडियम, प्लैटिनम हैज बीन सीन। तो ऐसा नहीं कि प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते हैं, प्राइसेस हर साल इंक्रीज होते हैं, बट इस बार जितना इंक्रीज लिया है प्राइस मीन्स क्वांटम ऑफ इंक्रीज इज मोर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। स्टील की बात करें, रबर की बात करें, रोडियम की बात करें, प्लैटिनम की बात करें, इन सब कमोडिटी के प्राइसेस में एक स्टीप जंप देखा गया है जो कि क्वाइट नॉर्मल इंक्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल ईयर में जो इंक्रीज होता था उससे उसके कंपैरिजन में इस बार जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है, और वो भी इस समय जबकि सेल जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की वो अभी इसी पर्टिकुलर दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा पिकअप होना शुरू हुई है। और जैसा कि हम सभी को पता है पिछला जो फाइनेंशियल ईयर गया है हमारा, या फाइनेंशियल ईयर ना कह करके हम ये बोल रहे हैं पिछला जो ईयर गया है कैलेंडर ईयर, इन दैट पर्टिकुलर ईयर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वॉज हाईली सफोकेटेड, वो हाईली सफर्ड बाय द लैक ऑफ डिमांड। और अभी कुछ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ रिकवरी देखने को मिली है, स्टिल कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी रिकवर नहीं हो पाए। कुछ ही सेगमेंट में, कल ही हम पिछले न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि जो 2 व्हीलर सेगमेंट है उसके रजिस्ट्रेशन अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। हालांकि अगर हम 4 व्हीलर में जाएं तो एक अपर सेगमेंट ऐसा है जहां पर डिमांड अभी भी पिक नहीं करी है, जहां पर रिकवरी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। सो पासिंग ऑन द फुल कॉस्ट इंक्रीज देयरफॉर मे नॉट बी prudent as it may dissuades the buyer who have just started opening up their wallet। तो अब बैंक्स, अब जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत डिलेमा की सिचुएशन है। इनपुट के प्राइजेस बहुत ज़्यादा, जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो चुकी है। डिमांड अभी ही जस्ट रिकवरी शुरू हुई है। अब अनसर्टनिटी को, वैक्सीन के बाद अनसर्टनिटी डिक्रीज हुई है, जो कंज्यूमर्स हैं दे स्टार्टेड बाइंग द ऑटोमोबाइल। तो अभी इनिशियल रिकवरी की फेज है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो है वो अभी इनिशियल रिकवरी की फेज पर अपने इनपुट कॉस्ट को रिकवर करने के लिए
फाइनल जो उनके व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी कॉस्ट अगर इंक्रीज करता है तो फिर से प्राइस इंक्रीज की वजह से डिमांड सबड्यूड हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज नहीं करता तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बेयर करनी है, वो कंज्यूमर से नहीं ले सकते लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो बेयर करनी है। तो इट इज़ अ टाइट रोप फॉर ऑटो फर्म्स कि अभी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करें कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करें। सो द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फाइंडिंग राइट बैलेंस हैज मेड द इंडियाज टॉप 3 पैसेंजर व्हीकल मेकर्स मारुति सुजुकी इंडिया, Hyundai Motors India and Tata Motors delay the decision whether to increase the prices of vehicles in order to recover the input cost or whether to maintain the sustainability because demand is just getting recover. तो अभी इस वेरी शार्प एज जिस पे ऑटोमोबाइल ऑटो फर्म्स वर्क कर रही हैं एज पर द न्यूज़, बट मोस्ट अदर फर्म्स Mahindra and Mahindra, Kia Motors all have already taken a call on this. The three are likely to announce in the coming meeting. तो कुछ जो companies हैं उन्होंने decide कर लिया they will increase the price of their vehicle, but still जो major players हैं they are not very much decided whether to increase the price of vehicle or whether to bear this increase input cost एज ए सस्टेनेबल मैनर। तो कई बार ऐसे सिचुएशन आती है इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जहाँ पर फॉर्म्स को बहुत डिप्लोमेटिक फॉर्म में या बहुत ही कॉशियस फॉर्म में डिसीजन लेना पड़ता है। इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है बट आप कंज्यूमर से प्राइस बढ़ा करके कॉस्ट को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी इनिशियली जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने ख़रीदना शुरू किया है आफ्टर दिस अनसर्टेनिटी सिचुएशन, और अगर जैसे ही प्राइस बढ़ जाएंगे हो सकता है कंज्यूमर फिर से बैक ऑफ कर ले। जैसा कि हमको पता है प्राइस जैसे ही बढ़ते हैं किसी भी कमोडिटी के उसकी डिमांड फॉल करती है, एंड दिस इज़ द इंक्रीज इन टू द prices of major commodity rubbers, bullion, steel and other key commodities that are actually used in manufacturing of automobile vehicles. तो अब देखें तो सब में डबल डिजिट का चेंज देखने को मिला है प्राइस में। रबर में 85.1, रोडियम में 63.3, स्टील में 34.6, एल्युमिनियम 32.2, पैलेडियम इट्स 5.3। तो इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है कि ऑटोमोबाइल फर्म्स आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। हाउएवर नंबर ऑफ कंपनीज आर anticipating or expecting that financial year 21 to be the better in terms of sale. तो ऑटो फर्म्स जो हैं वो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, करंट ईयर में सेल एंड में इंक्रीज एंटिसिपेट कर रही हैं, बट हाउ टू मैनेज दिस इंक्रीज इनपुट कॉस्ट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क फॉर automobile companies. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 6. Protectionist ways not enough, need infra push experts. तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हमने दो न्यूज़ कंबाइन कर ली हैं जो कि दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक पेज नंबर 2 पर दी हुई, दैट इज कट टैक्स इन्वेस्ट इन इंफ्रा CO2 फाइनेंस मिनिस्टर। और जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपर्ट्स ही नहीं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू इंक्रीज द एलोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड area into upcoming budget. So experts have cautioned that budget should not look inward by introducing measures such as custom duty hike but instead boost infra for domestic manufacturing. तो कई सारे experts ने गवर्नमेंट को caution किया है कि protectionist way जो चल रहा है गवर्नमेंट का, that will not work for upcoming ईयर। आप कस्टम ड्यूटी हाई करेंगे, टैक्स हाई करेंगे, उससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, पब्लिक के हाथ में मनी नहीं आएगा, दैट मे नॉट लीड इन टू द डिमांड नहीं होगी, देन इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस स्टैगफ्लेशन सिचुएशन। तो आगे आने वाले बजट के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट ने गवर्नमेंट को कॉशन किया दैट दे शुड नॉट इंक्रीज द कस्टम ड्यूटी एंड अदर शॉर्ट ऑफ टैक्सेस इफ गवर्नमेंट वांट्स to recover the economy. Instead of this, the infrastructure and domestic manufacturing need to be
पुश। तो बजट, प्री बजट डिस्कशन हर जगह चल रहा है इस समय। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से डिस्कस कर रही है। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट किससे प्री बजट डिस्कशन करती है बेसिकली? अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जस्ट लाइक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिकी हो गए, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, आरबीआई हो गए, इवन कई कई बार पब्लिक पोर्टल्स पर भी बजट डिस्कशन, प्री बजट डिस्कशन अनाउंस किया था और इनवाइट किया था, सजेशंस इनवाइट किया था कि आप बताएं कि आपको क्या चाहिए एज अ कंज्यूमर, एज अ investors, as a businessman, what sort of requirements you desire from upcoming budget। तो उसको देखते हुए कई सारे प्री बजट नेगोशिएशन चल रहे हैं। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन इट्स रिप्रेजेंटेशन टू फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सजेस्टेड अ ग्रेडेड रोड मैप फॉर कॉम्पिटिटिव इंपोर्ट टैरिफ्स ओवर द नेक्स्ट 3 years। और अभी हम सभी देख रहे हैं कि इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही फॉल कर रहा है। तो जितने भी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, एक्सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल्स हैं, उन सब ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि कस्टम ड्यूटी ना बढ़ाई जाए, एम्बार्गो ना इम्पोज किए जाएं, बहुत सारे इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं उनको भी रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जब तक आप खरीदेंगे नहीं दूसरे कंट्री से, दूसरे कंट्री आपसे भी नहीं खरीदेगा। तो इट्स अ म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। और एक्सपोर्ट जिस तरह से डाउन हुआ है इस इकोनॉमिक सिचुएशन में, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, दैट्स अ वेरी क्रूशल फॉर इंडियन economy। So CII recommended that the lowest slab of 0.2 2.5% for input on raw material and highest slab for 5 to 7.5% on final products and 2.5 to 5% on इंटरमीडियरी। इससे ज़्यादा अगर होगा तो हो सकता है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे। एंड export, import, international business, infrastructure development, construction development, all are the very important sector where government need to really focus in order to improve the economy। And this is the change in custom duty in terms of key items। So mobile phone से लेकर के toys, wheel toys, footwears, chemical products, indoor outdoor units of split system, optical fibers, इन सब के जो नए रेट्स हैं उनमें कितने हैं, क्या क्या चेंज आया है सिंस लास्ट 3 years। this data is given, you do not need to mug up this data, you can just go through once in order to get the glimpse that how custom duty is changing since last 3 years। और डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी हाई होती है, लो होती है, उसका क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज का आपका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, and apart from custom duty, what are the other taxes that are actually imposed on exports and imports। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। पेन फॉर व्हाट्सएप, गेन्स फॉर सिग्नल। तो हम सभी को पता है इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक कि रिसेंटली व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी नॉर्म्स को, प्राइवेसी जो कंडीशंस हैं उनको रिवाइज किया है। और जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक रिलेटेड जो कंपनी से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरलिंक कर रहे हैं, उनके डेटा को इंटरलिंक कर रहे हैं। फॉर दैट परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूजर। और जैसे ही ये कंडीशंस फ्लोट आउट हुई मोबाइल फोन्स में, वैसे ही इंडिया ने एक बहुत हिट सिग्नल दिया इंडियन कंज्यूमर्स ने। एंड India has taken a strong attempt against this particular privacy breach, new privacy conditions of WhatsApp। So Facebook India has made a strong attempt to allay fears among the users of WhatsApp that accepting the messaging platform and updation in its privacy policy in terms of service would compromise their personal data। और इसकी वजह से कई ऐसे मैसेंजर एप्लीकेशंस जो कि व्हाट्सएप से बहुत पीछे थे इन टर्म्स ऑफ द सब्सक्राइबर, दे आर नाउ एक्चुअली ऑन अ कॉम्पिटिटिव एज। तो टेलीग्राम, सिग्नल, वाइबर, इन सब का यूज अब बढ़ रहा है एंड व्हाट्सएप इज गेटिंग हिट बिकॉज ऑफ इट्स न्यू प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस। And this is the ranking of different messenger apps based on the downloads on Google प्ले स्टोर। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि कैसे व्हाट्सएप का और अदर जो एप्लीकेशंस हैं उनकी पोजीशन कैसे चेंज हुई। जनवरी 1 में व्हाट्सएप वाज अ नंबर 1 मैसेंजर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड्स, वेयर एज जनवरी 10 द सिग्नल बिकम द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द डाउनलोड्स ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो इट इज़ हर्टिंग द व्हाट्सएप। तो जिनकी नई जो
टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं प्राइवेसी को लेकर के, उसकी वजह से जो अदर मैसेंजर एप्लीकेशंस हैं दे आर गेटिंग स्पेस इनटू इंडियन मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ऑल रोड्स लीड्स टू वैक्सीन रोल आउट एज द काउंटडाउन हैज बिगन for V-Day transport and infrastructure machineries are coming together to ensure the smooth rollout while vaccine measures step up security. According to the sources, contract may sign between the government and vaccine makers on Monday. तो आज हो सकता है contract sign हो जाए। किन किन मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा दैट नीड टू बी सीन एंड दिस इज द डेटा। जनवरी 16 से इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी और ये इंडिया की और इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट लार्जेस्ट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक्सरसाइज होगी अगेंस्ट कोविड-19, जिसमें approximately 300 million people India plans to inoculate. 30 million healthcare workers are actually working for this vaccination program. 20 million doses of vaccine has been or will be expected to be floated into the initial phase. 36 number of states and union territories are all ready for distribution. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, अश्योर फार्मर्स ऑफ मिनिमम प्रोक्योरमेंट। तो फार्मर का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के एक्सपर्ट्स ने कॉशन किया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि फार्मर का ये जो प्रोटेस्ट है ये कम हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए फार्मर्स को अश्योरेंस देना पड़ेगा कि जो उनका मिनिमम प्राइस प्रोक्योरमेंट था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बेसिकली यही कंटेंशियस इशू है। फार्मर्स को ये लग रहा है कि जो उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो हटा दिया जाएगा, उनको बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े बड़े बिग मार्केट के सामने एक्सपोज कर दिया जाएगा। तो कई सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को सीधे इस बात पर फोकस करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम गोइंग एनी अदर वे, गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस ऑप्शन एंड शुड ट्राई टू convince the farmer that their minimum support price will continue. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, बैंक में पोस्ट 5.5% राइज इन थर्ड क्वार्टर नेट प्रॉफिट। तो इस बार का जो थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 का जो थर्ड क्वार्टर है उसमें बैंक का प्रॉफिट जो 5.5% तक इंक्रीज हो सकता है। स्टिल द शैडो ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, लिस्टेड कमर्शियल बैंक्स में रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 5.5% increase year on year basis the net profit for the third quarter that will end on December 2020. So it's a good news, at least banks are making certain profit instead of having the large amount of NPA. So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, please write in comment section below. And if you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, Research Hidden on Facebook. Please like, share and subscribe. Thank you.